हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग बीए थर्ड सेमेस्टर के शिक्षा शास्त्र विषय का अध्ययन करेंगे और थर्ड सेमेस्टर में मैं आज आप लोगों को पश्चिमी दर्शन की एक महत्वपूर्ण शाखा जो प्रकृतिवाद के नाम से जानी जाती है उसके बारे में अध्ययन कराऊंगा। और प्रकृतिवाद एक ऐसा दर्शन माना जाता है जिसमें कहा जाता है कि बालक को जो कुछ भी सिखाया जाए उसकी प्रकृति के अनुसार सिखाया जाए, प्राकृतिक नियमों के अनुसार सिखाया जाए, उसको प्रकृति के ऊपर छोड़ दिया जाए, प्रकृति उसको सिखाएगी, प्रकृति उसको दंड देगी। तो इस तरीके की जो विचारधारा है इसी दर्शन में देखी जाती है। और इस दर्शन के जो सबसे महत्वपूर्ण प्रवर्तक हैं वो रूसो को माना जाता है और रूसो ही इस दर्शन को प्रसिद्ध करने में महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। उनकी एक प्रसिद्ध रचना है जिसको हम लोग एमिली के नाम से जानते हैं। उस रचना के माध्यम से उन्होंने इस दर्शन को बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध किया था। तो हम लोगों को इसी दर्शन के बारे में पढ़ना है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को सिलेबस बताते समय बताया था कि आप लोगों के सिलेबस में पश्चिमी दर्शन की 3 महत्वपूर्ण शाखाओं के बारे में अध्ययन करना है, जिसमें इसकी पहले वाली क्लास में मैंने आप लोगों को आदर्शवाद के बारे में अध्ययन करा दिया था। अब आज की क्लास में हम लोग प्रकृतिवाद के बारे में पढ़ेंगे और फिर इसकी आगे वाली जो क्लास होगी उसमें हम लोग प्रयोजनवाद दर्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से प्रकृतिवादी दर्शन जो है शिक्षा के बारे में बातें करता है, शिक्षा में किस प्रकार की पाठ्यक्रम की बातें करता है, शिक्षक की क्या भूमिका के लिए कहता है, अनुशासन किस प्रकार का होना चाहिए इस दर्शन के अनुसार, और इस दर्शन से संबंधित जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं दी गई हैं विद्वानों के द्वारा वो सब चीज़ें क्या हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग आज की क्लास में देखते हैं। तो चलिए आइए शुरू किया जाए। हाँ, आइए देखिए जाए। जैसे देखिए आज हम लोग को क्या पढ़ना है, बीए थर्ड सेमेस्टर का शिक्षा शास्त्र, और इसमें हम लोग जो है यूनिट 3 में जो पश्चिमी दर्शन की महत्वपूर्ण शाखाएं हैं उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। और यूनिट 3 में हम लोगों को 3 प्रमुख दर्शन के बारे में पढ़ना है, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद और प्रयोजन। तो उसी कड़ी में आज आपका जो है टॉपिक है वो प्रकृतिवाद है, नेचुरलिज्म जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये प्रकृतिवाद या नेचुरलिज्म का अर्थ क्या होता है। जैसे आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्रकृतिवादी दर्शन का अर्थ बताइए या प्रकृतिवाद किसे कहते हैं। तो देखिए इसके अर्थ को देख लिया जाए, फिर उसके बाद हम इसकी परिभाषाओं को देख लेंगे। तो देखिए प्रकृतिवाद जो है शिक्षा का वह दार्शनिक दृष्टिकोण है जिसमें प्रकृति को जीवन एवं शिक्षा का सर्वोच्च आधार माना गया। यानी ये क्या है कि यह एक दर्शन की एक शाखा है या दर्शन का एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है जिसमें बताया जाता है कि प्रकृति ही शिक्षा और जीवन का सबसे प्रमुख आधार होती है। इस सिद्धांत के अनुसार देखिए क्या बातें निकल कर आती हैं। इसमें कहा जाता है कि प्रकृति ही वास्तविकता है, शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को प्रकृति के अनुसार विकसित करना है, मनुष्य का विकास तभी संभव है जब वह प्राकृतिक नियमों और परिस्थितियों के अनुरूप जीवन व्यतीत करे। यानी इसमें सबसे ज़्यादा अगर प्राथमिकता किसी चीज़ को दी गई है तो किसको दी गई है, प्रकृति को, यानी नेचर को। यहाँ कहा जा रहा है कि प्रकृति ही वास्तविकता है, प्रकृति के अनुसार ही सभी काम करने चाहिए, प्रकृति के अनुसार ही हमें रहना चाहिए और प्राकृतिक नियमों का हमें पालन करना चाहिए। अगर हम प्रकृति के खिलाफ जाएंगे तो प्रकृति हमको दंड देगी और वो दंड जो होगा बहुत गंभीर होगा। देखिए इस दर्शन के जो सबसे प्रसिद्ध विचारक हैं वो कौन है, रूसो हैं। इनका पूरा नाम क्या है, जीन जैक्स रूसो। देखिए जीन जैक्स रूसो, इन्हीं को प्रकृतिवाद का प्रमुख प्रवर्तक माना जाता है। इन्होंने कहा था, क्या कहा था इन्होंने, कि एवरीथिंग इज गुड एज इट कम्स फ्रॉम द हैंड्स ऑफ नेचर बट एवरीथिंग डिजेनरेट्स इन द हैंड्स ऑफ मैन। यानी इनका कहना है कि जो चीज़ें प्राकृतिक रूप से बनी होती हैं, जिनको प्रकृति बनाती है, वो अपने आप में बहुत बेहतर होती हैं, लेकिन जैसे ही मनुष्य के हाथों से उन सारी चीज़ों को बनाया जाना शुरू किया जाता है तो उसमें कमियां आ जाती हैं, उसके रूप में विकृति आ जाती है। जैसे देखिए कि प्रकृति के गोद से जो कुछ निकलता है वह अच्छा होता है किंतु मनुष्य के हाथों में वह बिगड़ जाता है। जैसे हम बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो प्राकृतिक रूप से होती हैं, जब हम उसमें अपना एफर्ट लगाने लगते हैं, छेड़खानी करने लगते हैं तो चीज़ें जो है खराब हो जाती हैं, बिगड़ जाती हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो प्राकृतिक ही अच्छी लगती हैं और प्राकृतिक ही अच्छी
होती है। जैसे आप लोग देखते होंगे बहुत से लोग प्राकृतिक रूप से दूसरे तरह के होते हैं, लेकिन वो आर्टिफिशियल चीज़ों का इस्तेमाल करके उसी तरीके से दिखना चाहते हैं। जैसा कि आप लोग देखते होंगे कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके बाल कम उम्र में उड़ जाते हैं या फिर सफ़ेद हो जाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि नकली बाल इस्तेमाल करते हैं, विग का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो क्वालिटी, वो गुण उस विग में नहीं मिलता है। वो देखने से ही पहचाने जाते हैं कि इन्होंने नकली बाल लगाया हुआ है। तो इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं, बहुत से ऐसे पर्सन होते हैं जो देखने में बहुत काले होंगे या फिर सांवले होते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि आर्टिफिशियल चीज़ों का उपयोग करके मैं गोरा दिखने लगूं। तो ऐसा होता नहीं है, और गोरे दिखने के प्रयास में अपने शरीर को और भी खराब कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने ये बात कही थी। अब देखिए प्रकृतिवाद की परिभाषाओं को देख लेते हैं कि इसकी क्या परिभाषाएं अलग अलग विद्वानों के द्वारा दी गई। जैसे देखिए पहले क्या है कि प्रकृतिवाद एक दार्शनिक विचारधारा है जो प्रकृति को ही अंतिम सत्य और शिक्षा का आधार मानती है। इसमें बालक की स्वतंत्रता, प्राकृतिक अनुभव और स्वाभाविक विकास पर बल दिया जाता है। यानी हर बालक इंडिपेंडेंट होता है, अपनी इच्छा अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार जो भी काम करता है, प्राकृतिक अनुभवों से सीखता है और वह नेचुरली डेवलप करता है। प्राकृतिक रूप से विकास किया जाता है उसका, उसको आर्टिफिशियली डेवलप नहीं किया जाता। अब देखिए अलग अलग विद्वानों के द्वारा इसके क्या क्या परिभाषाएं दी गई। सबसे पहले रूसो की परिभाषा को हम लोग देख लेते हैं। रूसो ने क्या कहा है कि प्रकृति के अनुसार चलना ही शिक्षा का वास्तविक मार्ग है। यानी इसने कहा कि प्रकृति के अनुसार चलना चाहिए। अगर आप प्रकृति के अनुसार चल रहे हैं तो यही शिक्षा का सबसे रियल और वास्तविक मार्ग होता है। उसके बाद फिर देखिए मारिया मॉन्टेसरी ने क्या परिभाषा इसकी दी है। शिक्षा का अर्थ है बालक की जन्मजात शक्तियों को प्रकृति के अनुसार स्वतंत्र रूप से विकसित करना। इनका कहना है कि किसी भी बालक के अंदर जो भी शक्तियाँ होती हैं उनको वो क्या करना है, प्रकृति के अनुसार, प्रकृति की शक्तियों के आधार पर उसको डेवलप करना है। और डेवलप कैसे करना है, स्वतंत्र रूप से, उस पर किसी चीज़ को थोपना नहीं है। उसके बाद फिर देखिए टैगोर जी ने क्या कहा है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, उन्होंने कहा है कि शिक्षा वह है जो बालक को प्रकृति के समीप ले जाकर उसकी आत्मा को जागृत करती है। यानी उन्होंने कहा कि जो आदर्शवादी शिक्षा है वो ऐसी शिक्षा होती है जिसमें बालक को प्रकृति के समीप ले जाकर उसकी आत्मा को प्रकृति से जोड़ा जाता है, उसको जागृत किया जाता है। यानी वो प्रकृति से जुड़कर चीज़ों को सीखता है, प्रकृति से अलग होकर नहीं। इसके बाद फिर देखिए एडम्स के द्वारा क्या परिभाषा दी गई है कि प्रकृतिवाद एक ऐसी विचारधारा है जो यह मानती है कि बालक के विकास का सर्वश्रेष्ठ साधन जो है प्रकृति। यानी कह रहा है कि ये एक ऐसी विचारधारा है या एक दर्शन की ऐसी शाखा है जो कहती है कि बालक के विकास का जो सर्वश्रेष्ठ साधन होता है वो क्या है, प्रकृति है। यानी बालक का अगर सर्वश्रेष्ठ विकास करना है तो उसको प्रकृति के अनुसार ही विकसित किया जा सकता है, जबरदस्ती नहीं किया जाता। अगर आप देखें कि किसी भी बालक का पढ़ने लिखने में उतना अच्छा से मन नहीं लग रहा है तो आप उसको ज़बरदस्ती कितना भी करिए, एक समय आएगा कि वो उस चीज़ को नहीं करेगा। तो जिस बालक का जिस चीज़ में रुचि हो, अगर उसको उसी चीज़ को सिखाया जाए तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, उसके लिए प्राकृतिक हो जाएगी और उस चीज़ को बहुत जल्दी सीखता है और वो चीज़ें उसके लिए परमानेंट होती हैं। ठीक है, आप लोग देखे होंगे बहुत से ऐसे खिलाड़ी होते हैं, बहुत से एक्टर एक्ट्रेस होते हैं जिनको पढ़ना लिखना उतना तो नहीं आता है, लेकिन उनके अंदर किसी दूसरी चीज़ की स्किल्स होती है और जिसके आधार पर वो देखिए काफ़ी फेमस होते हैं, उसका परफॉर्मेंस अच्छे तरीके से करते हैं। तो उसी तरीके से पढ़ाई लिखाई भी होती है। तो इसीलिए इन लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि प्रकृति के अनुसार, प्राकृतिक शक्तियों के अनुसार, प्राकृतिक योग्यता के अनुसार बच्चों को हर चीज़ें सिखानी चाहिए, बतानी चाहिए और उनमें डेवलप करनी चाहिए। अब देखिए प्रकृतिवाद की विशेषताएं क्या हैं। प्रकृतिवाद की विशेषताओं को देखिए आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला देखिए विशेषता क्या है कि इसमें प्रकृति को सर्वोच्च गुरु माना जाता है। यानी प्रकृति ही सर्वोच्च गुरु होती है। इन प्रकृतिवादी दार्शनिकों के अनुसार देखिए वास्तविक शिक्षक जो है प्रकृति है। प्रकृति के नियमों के अनुरूप शिक्षा दी जानी चाहिए। इसमें कहा जा रहा है कि शिक्षक जो है वो वास्तविक शिक्षक नहीं होता, बल्कि वास्तविक शिक्षक कौन होता है, नेचर होता है, प्रकृति होती है। और प्रकृति के नियमों के अनुसार ही बालक को शिक्षा
दी जानी चाहिए। यानी टीचर्स को बालक को जो कुछ भी बताना है, जो कुछ भी सिखाना है, वो प्राकृतिक नियमों के अनुसार। अगर कोई बच्चा 6 साल का है तो उसको 6 साल में जो चीज़ सिखानी जानी चाहिए वही चीज़ आप सिखाएंगे, तभी बच्चा सीख पाएगा। अगर आप सोचेंगे कि 6 साल के बच्चे को 10 क्लास की 12 क्लास की चीज़ों को सिखाया जाए तो ऐसा संभव नहीं हो सकता है। ठीक है, इसके बाद फिर देखिए, अनुभव पर बल देती है। दूसरी विशेषता क्या है, यह जो दर्शन है ये क्या करता है, अनुभवों पर, एक्सपीरियंस पर जोर देता है। जैसे शिक्षा पुस्तकों के बजाय प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित होनी चाहिए। कह रहा है कि पुस्तकीय ज्ञान से अच्छा क्या होता है कि अनुभव के आधार पर किसी बालक को कोई चीज़ खुद से एक्सपीरियंस करके जब सिखाई जाए तब वो ज़्यादा बेहतर होती है। विद्यार्थी को करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग के आधार पर सिखाना चाहिए। यानी बच्चे को कुछ भी चीज़ें बतानी है तो उसको खुद से करवाइए, करके सिखाइए, तब क्या होगा कि बच्चा उस चीज़ों को सीखेगा तो कभी भूलेगा नहीं, और वो चीज़ उसकी अपनी खुद की परमानेंट हो जाएगी, और फिर वही चीज़ वो हर बार करेगा, उसमें किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। तीसरी विशेषता देखिए क्या है कि इसमें स्वतंत्रता के सिद्धांत पर बल दिया जाता है। यानी शिक्षा में विद्यार्थियों को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, ऐसी बात यह दर्शन करता है। यानी बालक को जबरदस्ती किसी चीज़ को नहीं कराना चाहिए, नहीं सिखाना चाहिए। बच्चे को देखिए अपनी रुचि और गति के अनुसार सीखने का अवसर देना चाहिए। यानी ये कह रहे हैं कि बच्चे की जिस चीज़ में रुचि है, जिसमें इंटरेस्ट है, और उसकी गति जिस प्रकार की, अगर कोई बच्चा तेज़ी से नहीं लिख पा रहा है, तेज़ी से नहीं पढ़ पा रहा है, तो उसको जबरदस्ती नहीं करनी है, बल्कि उसको उसी की गति के अनुसार सिखाना है, बताना है। अगली विशेषता देखिए क्या है, शारीरिक एवं इंद्रियगत विकास पर बल। यानी इसमें कहा जा रहा है कि किसी भी बच्चे का जो विकास होता है उसके शारीरिक रूप से और उसकी इंद्रियों के अनुसार होना चाहिए। यानी उसकी इंद्रियां जिस चीज़ को एक्सेप्ट करें उसको उसी प्रकार से चीज़ों को करवाना चाहिए, उसका विकास उसी प्रकार से किया जाना चाहिए। जैसे देखिए इंद्रियों, यानी हमारी 5 इंद्रियां हैं, आँख, कान, त्वचा, नाक और जीभ। इनके माध्यम से देखिए ज्ञान अर्जन करने का अवसर बालक को दिया जाना है। यानी इन सभी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से बालक जो कुछ भी देख रहा है, जो कुछ भी सीख रहा है, वो उसके लिए बहुत बेहतर होती है। इसमें शारीरिक श्रम एवं व्यवहारिक गतिविधियों को महत्व दिया जाता है। यानी बच्चा अपने से खुद से करके और व्यवहारिक एक्टिविटी करके जो कुछ भी कर रहा है, जो कुछ भी सीखा रहा है, उसको बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद फिर देखिए अगली विशेषता क्या है कि प्राकृतिक विधि से अनुशासन। यानी कहा जा रहा है कि बच्चे को अगर अनुशासन में रखना है तो प्राकृतिक विधि से रखा जाए, ना कि आर्टिफिशियल तरीके से। तो इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है कि अनुशासन दंड से नहीं बल्कि प्रकृति के नियमों से आता है। यानी कहा जा रहा है कि बच्चे को दंड देकर, मार के, पीट के कोई चीज़ न सिखा के, बल्कि प्राकृतिक नियमों के अनुसार उस चीज़ को कराएंगे तो वो अनुशासन में अच्छे से रहेगा। यदि बच्चा गलत करेगा तो प्रकृति स्वयं उसे दंड देगी। यानी यह दर्शन कह रहा है कि अगर कोई बच्चा गलत कर रहा है तो प्रकृति उसे खुद दंड देगी। अगर कोई बच्चा देखिए मना करने पर भी आग को छूने का प्रयास कर रहा है तो जब बच्चा वो आग छुएगा तो उसको खुद ही जलेगा, और फिर इसका मतलब है कि प्रकृति ने उसको दंड दे दिया, अब वो दोबारा उस चीज़ को छूने का प्रयास नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरह की बात कौन कह रहा है, प्रकृतिवादी दर्शन। अब देखिए पाठ्यक्रम इसका क्या कह रहा है, इसका पाठ्यक्रम किस प्रकार का होना चाहिए। तो प्रकृतिवादी दर्शन कह रहा है कि पाठ्यक्रम में प्राकृतिक विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, हस्तकला, कृषि एवं पर्यावरणीय अध्ययन को स्थान दिया जाना चाहिए। तो इस तरीके से देखिए ये इसकी 6 महत्वपूर्ण विशेषताएं होंगी। अब देखिए प्रकृतिवादी दर्शन के कुछ महत्वपूर्ण प्रकार भी हैं, विद्वानों के द्वारा बताए गए हैं। उन प्रकारों में देखिए टाइप्स ऑफ नेचुरलिज्म में पहला है भौतिकवादी प्रकृतिवाद, यानी फिजिकल नेचुरलिज्म। यह क्या कहता है, यह कहता है कि संसार का आधार केवल पदार्थ हैं, यानी प्राकृतिक रूप से जो भी पदार्थ प्रकृति में मौजूद हैं वही जो है इस संसार के आधार हैं, बेस हैं, इन्हीं से इस संसार की रचना हुई है। इसके अलावा यह क्या कह रहा है कि आत्मा या ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है। इसके बाद देखिए दूसरा जो प्रकार है इसका सामाजिक प्रकृतिवाद है, सोशल नेचुरलिज्म। इसमें देखिए क्या कहा जाता है कि समाज और सामाजिक जीवन भी प्रकृति का ही अंग है। यानी यह कह रहा है कि जो समाज है और सामाजिक जो जीवन है वो भी प्रकृति का ही अंग माना जाता है। शिक्षा में समाजोपयोगी कार्यों पर बल देने के लिए यह दर्शन कह रहा है। यानी इसमें कहा जाता है कि शिक्षा
को इस तरीके से कराया जाए, इस तरीके से सिखाया जाए जिसमें समाज के लिए उपयोग हो, यानी समाज के लिए यह उपयोगी हो, तभी उस प्रकार की शिक्षा दी जाए। अगला देखिए है, तीसरा है इसका प्रकार जैविक प्रकृतिवाद, बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म। इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है, इसमें डार्विन के जो विकासवाद का सिद्धांत है उस पर जोर दिया जाता है और शिक्षा को मानव के जैविक विकास की प्रक्रिया के अनुरूप होना चाहिए, ऐसी बात इस दर्शन के द्वारा कही जा रही है। ठीक है, अब देखिए शिक्षा में प्रकृतिवादी दर्शन के प्रमुख सिद्धांत देख लेते हैं, यानी यह दर्शन शिक्षा के क्षेत्र में कौन कौन से सिद्धांतों की बात करता है। उसमें देखिए सबसे पहले इसके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो पहला उद्देश्य क्या है, यह प्राकृतिक शक्तियों के विकास करने की बात करता है। दूसरा उद्देश्य शिक्षा का क्या है कि बालक को स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाना चाहिए, ना को उसको किसी के ऊपर आश्रित करना चाहिए। तीसरी उद्देश्य में क्या बता रहा है कि यह शिक्षा जो होनी चाहिए वो जीवनोपयोगी होनी चाहिए, यानी बालक को जो कुछ भी सिखाया जाए वो उसके जीवन में उपयोगी हो, उसको आत्मनिर्भर बनाए, उसको स्वतंत्र बनाए और उसकी जो नेचुरल पावर है, प्राकृतिक शक्तियां हैं, उसको विकसित करे। यानी किसी के बच्चे के अंदर अगर कोई टैलेंट है तो उस टैलेंट को डेवलप किया जाए। इस तरह की बात कौन कह रहा है, प्रकृतिवादी दर्शन, यानी इसके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य ये है। इसके बाद फिर देखिए यह किस प्रकार की शिक्षा पद्धति की बात करता है। तो शिक्षण पद्धति में देखिए यह प्रत्यक्ष अनुभव आधारित पद्धति को सबसे ज़्यादा महत्व देता है, यानी लर्निंग बाय डूइंग को। इसके अलावा यह भ्रमण, पर्यवेक्षण, प्रयोग, स्वाध्याय और प्रोजेक्ट पद्धति पर जोर देता है। देखिए ये सभी जो तरीके हैं वो क्या करते हैं कि इसमें किसी भी बालक को खुद से ऑब्जर्व करके सीखने का अवसर मिलता है। जैसे देखिए किसी बच्चे को अगर भ्रमण पे लिया जाएगा, अगर आप किसी बच्चे को ताजमहल के बारे में बता रहे हैं या सारनाथ के धमेक स्तूप के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो किताबों में दिखाकर या लेक्चर देके आप जितना कुछ भी समझाएंगे वो चीज़ें उतनी बेहतर नहीं होंगी जितना कि उस बच्चे को वहाँ पर ले जाकर उस चीज़ को साक्षात दिखाएंगे, वो ज़्यादा प्रभावी होंगी। तो उसी तरह की बात इसमें कहा जाए। उसी प्रकार से देखिए पर्यवेक्षण ऑब्जर्वेशन है कि किसी चीज़ की खुद से बच्चे को ऑब्जर्व करने का मौका दीजिए, वो खुद से ऑब्जर्व करेगा और फिर उस चीज़ को बेहतर तरीके से जानेगा, समझेगा। प्रयोग की बात करता है, ये भी देखिए खुद से करने पर जोर देता है। प्रयोग भी कोई करता है बच्चा तो खुद से करता है। स्वाध्याय सेल्फ स्टडी खुद से की जाती है, किसी के ऊपर डिपेंड होकर नहीं की जाती। और प्रोजेक्ट वगैरह जो बच्चों को दिए जाते हैं, देखिए वो बच्चे खुद से तैयार करते हैं, तो उसमें उनका नेचुरल अपना खुद का एफर्ट लगता है। अब देखिए इसमें शिक्षक की भूमिका क्या बताई जा रही है, रोल ऑफ टीचर। इसमें कहा जा रहा है कि शिक्षक जो है मार्गदर्शक और मित्र के रूप में होता है, यानी इस दर्शन में कहा जा रहा है कि बालक की शिक्षा के दौरान जो टीचर होते हैं वो उसके मार्गदर्शक होते हैं और एक अच्छे मित्र के रूप में होते हैं, उसको सही रास्ता बताते हैं और उसकी गलतियों पर एक मित्र की तरह उसको अच्छे तरीके से सलाह देते हैं। शिक्षा थोपी न जाए बल्कि बच्चे को प्राकृतिक वातावरण में स्वतंत्रता पूर्वक मिले। कहा जा रहा है कि शिक्षा को जबरदस्ती बच्चों पर थोपना नहीं चाहिए बल्कि उनको प्राकृतिक वातावरण में स्वतंत्र तरीके से प्रदान की जानी चाहिए। अनुशासन की बात देखिए इसमें किस तरीके से की जा रही है। इसमें कहा जा रहा है कि प्राकृतिक परिणाम जो है यानी नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस से अनुशासन सिखाना चाहिए, यानी प्राकृतिक रूप से जो परिणाम मिलते हैं किसी गलत को काम करने पर, तो उसी तरीके से उस काम को करा के बच्चे को अनुशासन में रखना चाहिए। यह बाहरी दंड का विरोध करता है, यानी कह रहा है कि बच्चे को शिक्षा के दौरान किसी भी प्रकार का बाहरी दंड नहीं दिया जाना चाहिए। और बाहरी दंड से तात्पर्य यहाँ पर है कि विभिन्न प्रकार के शारीरिक दंड जो दिए जाते हैं क्लास में, स्कूल में बच्चों को डंडे से मारा जाता है, थप्पड़ मारा जाता है, इस तरीके से चीज़ों को यह मना करता है। ठीक, अब देखिए ये किस प्रकार के पाठ्यक्रम की बात कर रहा है। तो पाठ्यक्रम में देखिए क्या कह रहा है कि प्रकृति और जीवन से संबंधित विषयों को अध्ययन कराया जाए, यानी ऐसे विषय जो बच्चे के जीवन से रिलेट हों, बच्चे के जीवन में उपयोगी हों, उन चीज़ों को शामिल किया जाना चाहिए और प्राकृतिक चीज़ों को शामिल किया जाना, जिनके जानने से बच्चे को भविष्य में प्रकृति में आने वाली हर चीज़ों का अच्छे तरीके से अनुभव हो जाए, उस चीज़ को वो जाने। तो इस तरीके से इन चीज़ों को इस विषय में शामिल किया जाना चाहिए। इसमें देखिए विज्ञान, कृषि, हस्तकला, खेल कूद और पर्यावरण अध्ययन को शामिल करने की बात है। ठीक है, आप देखिए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण देखिए कि किस प्रकार
से इस शिक्षा व्यवस्था को अपनाया गया है और कहाँ कहाँ अपनाया गया। जैसे देखिए उदाहरण में सबसे पहला है जो मॉन्टेसरी पद्धति होती है छोटे बच्चों के लिए, जो मारिया मॉन्टेसरी के द्वारा लाई गई थी। तो इस मेथड में देखिए क्या कहा जाता है कि बच्चों को स्वतंत्र वातावरण में गतिविधियों द्वारा सीखने का अवसर दिया जाता है। इस प्रकार के जो स्कूल होते हैं छोटे बच्चों के लिए, उसमें देखिए उनको प्राकृतिक वातावरण में खुद से चीज़ों को करके सीखने का बेहतर तरीके से मौका दिया जाता है और इसमें बच्चे उन चीज़ों को सीखते हैं। इसके अलावा देखिए गांधी जी ने जो बुनियादी शिक्षा बेसिक एजुकेशन की बात की थी, वो भी देखिए इसी दर्शन का समर्थन करती है, जिसमें देखिए उन्होंने कहा था कि हस्तकला, कृषि और श्रम आधारित शिक्षा बच्चों को दी जाना चाहिए। तो यह बात भी जो है प्रकृतिवादी दर्शन का सपोर्ट करती है, समर्थन करती है। इसके अलावा देखिए विद्यालयों में जो भ्रमण, शैक्षिक यात्राएं कराई जाती हैं समय समय पर, तो वो भी क्या है, इसी दर्शन की महत्वपूर्ण बातें हैं, महत्वपूर्ण विचार हैं। इसमें देखिए क्या होता है कि प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा ज्ञान प्राप्त करना बच्चों के लिए बहुत आसान हो जाता है। इसके अलावा देखिए खेल कूद और प्रयोगशालाओं का जो स्कूलों में क्लासेस में प्रयोग किया जाता है, ये सब भी देखिए इसी दर्शन के नियमों के अनुसार किया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करवाना, प्रयोग करवाना, बच्चों को खेल कूद में शामिल करना, ये सब किसके अंतर्गत आती हैं, ये प्रकृतिवादी दर्शन के। आप देखिए इस दर्शन की इतनी सारी बातें होते हुए भी देखिए इसकी कुछ आलोचनाएं भी हैं, कुछ कमियां भी। देखिए कोई भी चीज़ होती है जो 100% परफेक्ट नहीं होती, हर न आयाम में वो पूरी तरह से फिट नहीं होती, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कमियां होती हैं। तो उसी प्रकार से इस दर्शन में भी कुछ न कुछ कमियां हैं। और वो कमियां क्या है कि सबसे पहले क्या करता है कि यह दर्शन ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को नकारता है। ये इसकी एक कमी है। यह कहता है कि ईश्वर नहीं होता है, न तो कोई आत्मा होती है, बल्कि इस भौतिक जगत का जो सबसे बेस आधार मूल है, यहाँ के पाए जाने वाले पदार्थ हैं, यानी उन पदार्थों का निर्माण जिन छोटे छोटे कणों से हुआ है वही महत्वपूर्ण है। बाकी ये ईश्वर या आत्मा इस प्रकार का कुछ भी नहीं होता है। दूसरी देखिए आलोचना इसकी क्या कही जाती है कि यह नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों की उपेक्षा करता है, यानी यह दर्शन नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को नकारता है, उस पर जोर नहीं देता है। तो यह भी इसकी एक प्रकार की कमी है। इसके अलावा देखिए यह केवल अनुभव और स्वतंत्रता पर अधिक बल देने से जोर देता है। तो इससे क्या होता है, अनुशासन की कमी आती है। अगर देखिए किसी भी बालक को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए गलतियां करने के लिए, तो एक ऐसा समय आता है कि वो गलतियां करते करते बहुत आगे बढ़ जाता है, फिर सुधरने का चांसेस नहीं होता है। तो इसमें यही बात जो कही जा रही है एक प्रकार की, देखिए अगर कहा जाए किसी बच्चे को कि वो जो गलत कर रहा है उसको छोड़ दीजिए, करने दीजिए, उसको दंड मिलेगा, लेकिन हो सकता है कि जब तक उसको दंड मिले, जब तक उसको धोखा मिले, तब तक वो बहुत ज़्यादा आगे जा चुका हो, तो जहाँ से उसका वापस आना, लौट के आना संभव ना हो। या फिर देखिए अगर किसी बच्चे को छोड़ दिया जाए कि पेड़ पर ज़बरदस्ती चढ़ रहा है और गिरेगा तो सही हो जाएगा, तो गिरने पर उसका देखिए बहुत कुछ नुकसान हो सकता है, हाथ पैर टूट सकते हैं। तो इसमें जो है बहुत ज़्यादा क्षति हो सकती है शारीरिक रूप से, उसके बाद उसका इलाज कराने में आर्थिक रूप से भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो इस तरीके से जो है यह भी इसकी एक प्रकार की कमी है। इसके अलावा देखिए आधुनिक शिक्षा में केवल प्रकृतिवादी दृष्टिकोण पर्याप्त नहीं, यानी आधुनिक शिक्षा में, मॉडर्न एजुकेशन में केवल इसी प्रकार का दृष्टिकोण अपनाकर बच्चों को सिखाया जाना सही नहीं होगा। यानी हर प्रकार के दार्शनिक जो उपयोग हैं, प्रयोग हैं, उसके अनुसार शिक्षा दी जाएगी तभी बेहतर होगा। केवल एक ही चीज़ को माना जाएगा तो पूरी तरह से सही नहीं होगा। तो इस तरीके से देखिए इसकी ये कमियां हैं, इसकी आलोचना है। अब देखिए इसका निष्कर्ष क्या है, कंक्लूजन क्या है। कंक्लूजन देखने के बाद हम लोग इसको एक टैबुलर फॉर्म में देख लेंगे, जिससे क्या होगा कि आप लोगों को एग्जाम के पहले रिवीजन करने में काफ़ी आसानी होगी। तो जैसे इसका देखिए कंक्लूजन क्या निकल के आया कि प्रकृतिवाद ने शिक्षा को जीवनोपयोगी, अनुभव आधारित और स्वतंत्रता प्रधान बनाया है। यानी इसकी कमियां हैं, लेकिन फिर भी इसने बहुत कुछ योगदान दिया है। इसके अलावा देखिए आज भी बहुत सारे जो स्कूल कॉलेज में प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, प्रोजेक्ट पद्धति, मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली, भ्रमण, खेल कूद, ये जैसी गतिविधियां जो होती हैं, इसमें भी प्रकृतिवाद की झलक मिलती है। ये सब चीज़ें जो है प्रकृतिवाद से ही मिलती जुलती हैं, प्रकृतिवाद को सपोर्ट करती हैं। अब देखिए इसको टेबुलर फॉर्म में एक बार देख लेते हैं कि इससे क्या होगा कि आपको बहुत आसानी से चीज़ों को समझने में कोई समस्या नहीं आएगी। जैसे देखिए पहला क्या है
कि कुछ कुछ बेसिस पे, जैसे इसका अर्थ है, इसको देखिए टेबल फॉर्म में कैसे देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं कि शिक्षा का दर्शन जिसमें प्रकृति को सर्वोच्च माना गया है, मनुष्य का विकास प्राकृतिक नियमों के अनुसार होना चाहिए, वो क्या कहलाता है, प्रकृतिवाद कहलाता है। इसमें देखिए रूसो के कथन को उदाहरण सहित आप योग कर सकते हैं। जैसे रूसो ने क्या कहा था कि एवरीथिंग इज गुड एज इट कम्स फ्रॉम द हैंड्स ऑफ नेचर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया कि हर चीज जब प्रकृति के हाथों से बनकर आती है तो बहुत बेहतर होती है। इसके देखिए मुख्य प्रवर्तक रूसो हैं, इनका पूरा नाम जीन जैक्स रूसो है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम एमिली है, ठीक है। इसके अलावा देखिए इनकी प्रमुख विशेषताओं में यह प्रकृति को सर्वोच्च मानती है, प्रत्यक्ष अनुभव पर जोर देती है, स्वतंत्रता का सिद्धांत पालन करती है, शारीरिक और इंद्रियगत विकास पर जोर देती है, प्राकृतिक अनुशासन की बात करती है और व्यवहारिक पाठ्यक्रम को शामिल करने की बात करती है। जैसे भ्रमण, प्रयोग, खेलकूद, हस्तकला, इस प्रकार के इसकी विशेषताओं के उदाहरण हो जाएंगे। उसके बाद देखिए इसके प्रकारों में हम लोगों ने देखा कि भौतिकवादी प्रकृतिवाद जो संसार का आधार पदार्थों को मानता है, सामाजिक प्रकृतिवाद समाज को प्रकृति का अंग मानता है, जैविक प्रकृतिवाद क्या कहता है, यह डार्विन के विकासवाद पर जोर देता है। इसके उदाहरण में देखिए जैसे विज्ञान आधारित जो शिक्षा दी जाती है, सामाजिक गतिविधियां कराई जाती हैं, वो इसके प्रकारों से रिलेटेड होती हैं, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए इसके अनुसार जो शिक्षा का उद्देश्य है वो देखिए क्या है, यह प्राकृतिक शक्तियों के विकास पर जोर देता है, स्वतंत्रता एवं आत्मनिर्भरता की बात करता है और जीवनोपयोगी शिक्षा देने की पहल करता है। इसके उदाहरण में जैसे देखिए हस्तकला, कृषि और खेल जो हैं इसके शिक्षा के उद्देश्यों से संबंधित है। इसमें देखिए शिक्षण पद्धतियां जो अपनाई जाती हैं, प्रत्यक्ष अनुभव जिसको लर्निंग बाय डूइंग कहा जाता है, भ्रमण, पर्यवेक्षण, प्रयोग, प्रोजेक्ट पद्धति जैसे मोंटेसरी पद्धति और लैब में प्रयोग करना। इसमें देखिए शिक्षक की भूमिका क्या होती है कि शिक्षक इसमें देखिए एक मार्गदर्शक एवं मित्र के रूप में होता है, थोपी गई शिक्षा का यह विरोध करता है। इसमें देखिए गाइड ऑन द साइड की बात करता है, यानी शिक्षक जो है एक प्रकार का मार्गदर्शक होता है, मित्र होता है, वो प्रमुख नहीं होता। प्रमुख कौन होता है, प्रकृति होती है। अनुशासन में देखिए इसमें क्या बात कही जा रही है, यह कह रहा है कि प्राकृतिक परिणामों से बच्चों को अनुशासन में रखना चाहिए, बाहरी दंड नहीं दिया जाना चाहिए। इसमें कहता है कि गलत कार्य पर प्रकृति खुद ही दंड देती है, ये इसका एक प्रकार का उदाहरण है। जैसे मैंने आप लोग को बताया था कि अगर कोई बच्चा जिद कर रहा है आग के पास जाने की, तो जब वो आग के पास जाएगा तो टच करेगा तो उसको जल जाएगा और फिर दोबारा आग को नहीं छू। उसी प्रकार कोई बच्चा अगर पेड़ पर चढ़ने की जिद कर रहा है, गिरेगा तो उसको दंड देगी प्रकृति, फिर दोबारा वो गलती नहीं करेगा। पाठ्यक्रम में देखिए इसमें किस प्रकार की बात की जा रही है कि इसमें जीवनोपयोगी विषयों को पढ़ाने की बात की जा रही है, जिसमें देखिए विज्ञान, कृषि, हस्तकला, खेल, पर्यावरण शिक्षा, जिससे देखिए उदाहरण के रूप में गांधी जी की जो बुनियादी शिक्षा थी उसको लिया जा सकता है। इसके देखिए कुछ महत्वपूर्ण उदाहरणों में जैसे मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति, गांधी जी की बुनियादी शिक्षा, शैक्षिक भ्रमण एवं खेलकूद शामिल किए जाते हैं। यह गतिविधि आधारित शिक्षण पर जोर देता है। इसकी देखिए आलोचनाएं भी हैं। आलोचनाएं में क्या है कि यह ईश्वर और आत्मा का निषेध करता है, नैतिकता और आध्यात्मिकता की यह उपेक्षा करता है, अनुशासन की कमी की आशंका इसमें देखी जाती है, इसमें केवल अनुभव पर बल दिया जाता है, यह भी एक प्रकार की इसकी कमी है। आधुनिक शिक्षा में देखिए अकेले प्रकृतिवाद पर्याप्त नहीं हो सकता है। अब देखिए इसका कंक्लूजन क्या निकल के आता है, कंक्लूजन निकल के आता है कि यह शिक्षा को जीवनोपयोगी बनाता है, स्वतंत्र और अनुभव आधारित बनाता है। आज भी गतिविधि आधारित शिक्षण में प्रकृतिवाद की झलक दिखाई देती है, जैसे प्रोजेक्ट वर्क, भ्रमण और खेल। तो इस तरीके से देखिए ये जो दर्शन है ये एक महत्वपूर्ण दर्शन के रूप में देखा जाता है और इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब देखिए आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रखते हैं। आज मैंने आप लोगों को एक प्रकृतिवाद दर्शन की जितनी भी महत्वपूर्ण बातें थी उन सारी चीज़ों को आपको अध्ययन करा दिया। आपके एग्जाम में देखिए इन्हीं से रिलेट करके कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाता है, तो अगर आप इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, नोट्स बना लेंगे, तो आपका कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं। और जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि आपके हर यूनिट का जो मैं प्रश्न रहता है वो बता देता हूँ और ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न होता है उसको हल भी करा देता हूँ, तो जिससे क्या होता है कि आपको सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद एक बार रिवाइज करने का अवसर मिल जाता है।
ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। यदि किसी भी स्टूडेंट को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो वो कमेंट करके मुझसे पूछ सकता है, मैं उसके डाउट को क्लियर करने का प्रयास। तो आप लोगों ने मेरे इस क्लास में अपने आप को इतनी देर तक इतने धैर्यपूर्वक बनाए रखा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।